अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शो की शुरुआत पे हमने कोई ना कोई बात आपसे ऐसी शेयर करनी होती है जो कि आपके लिए दुनियावी तौर पे और आखिरत के लिए जो है वो आपका सामान बन सके। तो आज मैं खास तौर पर किसान भाइयों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करना चाह रहा था कि किसान हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले चंद वर्षों से उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। किसान वो शख्स होता है जो कि 12 महीने यानी पूरा साल मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके, जमीन पे मेहनत करके सब्जियों को उगाता है, फलों को उगाता है, गंदम को उगाता है, अनाज को उगाता है, लेकिन बिल आखिर जब वो इन तमाम चीज़ों को लेके मार्केट में जाता है तो देखने को ये मिलता है कि उसकी मेहनत के मुताबिक उसे जो रेट हैं वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से किसान जो है वो फिर पीछे रह जाता है। लेकिन जो मिडिल मैन होता है, जो बतौर ब्रोकर काम कर रहा होता है, उनसे चीज़ें लेके इनको देना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बना रहा होता है। हमारे यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि मार्केट तक किसान की डायरेक्ट एक्सेस हो, बड़ी मिलों तक बड़ी एक्सेस जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए। गन्ने की पैदावार करने वाले, जो शुगर केन की पैदावार करने वाले हैं, इसके अलावा दीगर प्रोडक्ट्स जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको चाहिए कि किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि सारी टेंशन को छोड़ के यार किसी ने 5 किले पे जमीन पे वाई बीजी की है और किसी ने ज्यादा पे की है, किसी ने कम पे की है, तो उसके लिए उनको करना क्या होता है कि वो मिडिल मैन रख लेते हैं। वही जाके गांव वालों से जितने जितने लोगों की जमीनें होती हैं उनसे रेट तय करता है और रेट तय करने के बाद मिल को ला के देता है। मीडियोकर जो होता है वो अच्छे खासे पैसे इसमें कमाता है। अल्टीमेटली जब किसान को कोई ग्राहक नहीं मिलता तो वो फिर सस्ते दामों भी अपनी चीजें, अनाज को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ रही सही कसर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी निकाल दी जाती है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बना दी जाती हैं जो कि किसान के नुकसान में होता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी होती हैं जो किसान के हक में होती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज जो उसके हक में होती हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाते हुए दिखाई नहीं देते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हम बारी बारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले जानने के लिए बहुत सारे लोग उतावले होते हैं कि शहर फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा आज का, तो वो हम देखेंगे टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ है, लेकिन सूरज की किरणों की तपिश जो है उसकी गर्मी के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यूं महसूस जो है वो किया जा सकता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। पिछले 2 रोज की बात की जाए तो तेज ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला और उसके साथ साथ 2 रोज पहले होने वाली बारिश ने जो है शहर फैसलाबाद के मौसम को खासा तब्दील कर दिया था। लेकिन अगर आज के रोज की बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जो है वो जहां साफ है तो उसके साथ साथ सूरज की किरणें जो है वो भी अपनी गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलाती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं जो है वो हल्की होती चली जा रही हैं, उनका सिलसिला जो है वो भी थम जाता है। जिस तरह से दिन जो है वो गुजरता है तो उसके साथ साथ हवाएं जो है वो भी कम होने लगती हैं। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की कोई भी खुशखबरी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से नहीं सुनाई गई, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से आइंदा दिनों के अंदर जो है मजीद गर्म और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मौसम तो अब आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई का मौसम जो है वो दिन ब दिन तब्दील हो रहा है। अब तब्दील इन सेंस ऐसे नहीं हो रहा कि महंगाई में कमी आ रही है, तब्दील हो रहा है कि जनाब इसकी पीक में इजाफा ही आता चला जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर पहलू को जहां पे भी आप इस चीज को छेड़ के देख लें, यकीन जानिए जैसे ही आप हाथ लगाएंगे महंगाई आपको अच्छे से पिंच करेगी, जिससे अगर आप ख्वाब में भी होगे तो होश में आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल कुछ ऐसी है। और अगर हम बात करें खास तौर पे दूध के हवाले से, तो आपको पता है कि ग्वालों ने पिछले चंद दिनों से दूध जो है वो काफी हद तक महंगा कर दिया। 40 रुपए 50 रुपए फी किलो तक दूध को महंगा कर दिया है। कहा जा रहा है कि गाय का दूध 175 रुपए तक सेल आउट हो रहा है, मिक्स 200 तक, और तकरीबन
220 तक जो है वो भैंस का दूध जो है वो सेल किया जा रहा है। और देखने में ये है कि ये भी तेजी बड़ी ज्यादा हुई है पिछले चंद दिनों में। दूध जो है वो हमने जो अपनी होश में देखा है वो तकरीबन 70 रुपए 60 रुपए किलो, और जो अगर देखा जाए गांव के अंदर तो वहां पे इससे भी सस्ता होता था। लेकिन अब सूरत हाल काफी हद तक पिछले चंद सालों में तब्दील हो गई है। लेकिन जो पिछले 4 से 5 साल के अंदर महंगाई आई है ना, उसने तो तौबा तौबा हर एक की कह लें कि नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। और पाकिस्तान में आपको वैसे भी पता है कि ज्यादातर अमीर तबका तो रहता ही नहीं है, गरीब लोगों की अब बल्कि गुर्बत से भी नीचे कोई नाम होता तो मैं वो जरूर लेता हूं, उनसे उनकी ज्यादा तादाद है। तो वो शख्स अब दूध से महरूम ही नहीं बल्कि काफी दूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि चाय पीना भी अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाय का कप मैं देख रहा था टी स्टॉल्स के ऊपर, जो आपको 10 रुपए का 5 रुपए का मिलता था, अब वही 50 के 100 के 200 के, अब इस हिसाब से हर टी स्टॉल का अपना ही रेट है। तो इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, और इसके लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे बशारत जसपाल साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बफलो बिल्डर्स एसोसिएशन के। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। गुज्जर साहब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। गुज्जर साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये रेट्स में बढ़ावा आया क्यों है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? कि क्या उनका खाने पीने का जो भैंसों का चारा होता है क्या वो महंगा हो गया है उस वजह से? क्या उनको संभालना महंगा हो गया है? क्योंकि इसमें बिजली वगैरह तो लगनी नहीं होती, गांव का सारा सिस्टम होता है, भैंसों को तो जहां रखेंगे एक चारा ही होता है। तो क्या चारा भी महंगा कर दिया गया है जिसकी वजह से दूध का रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ा दिया गया? थैंक यू अनान। देखिए, गांव देहात के अखराजात भी बढ़ गए हैं, वहाँ पर बिजली चारे के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब उसको काटना है या पानी देना है तो तब भी जो मोटर से इस्तेमाल होती है, ट्यूबवेल चलता है। जब कोई चारा जात महंगे होते हैं तो जब महंगाई आती है, खाद्य महंगी होती है, तो अल्टीमेटली चारे की कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे ये देख लें, गंदम पिछले वर्ष जो है वो 2200 में थी, अभी 3900 रुपये में चली गई, ऑलमोस्ट डबल चली गई। मकई महंगी हो गई। तो इसी तरह से जो बंडा है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। बंडा महंगा होने की वजह से जो दूध है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। फिर बहुत सारे लोग इस कारोबार से निकल गए हैं। जिन लोगों ने डेयरी फार्म्स बनाए थे, लंपी स्किन की बीमारी आई या महंगाई आई, वो थोड़े साइड पे हो गए। तो यहाँ पर मवेशी कम होते जा रहे हैं। सैलाब की वजह से कोई कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 16 लाख के करीब जो मवेशी है वो मुतासर हुआ है, या तो मारा गया या इधर उधर हुआ है, या बाद में जो बीमार हो गया। तो ये बहुत बड़ा जो है वो गैप सामने आया। उसके बाद जो है मसला ये बनता है कि कोई भी इंडस्ट्री जब मुश्किल में होती है ना, हुकूमत उसको बेल आउट पैकेज देती है। अब फार्मर्स जब मुश्किल में होता है, या एग्रीकल्चर का शोबा या लाइफ स्टॉक का शोबा, तो उनके लिए कोई बेल आउट पैकेज नहीं होता। या तो वो कारोबार छोड़ जाते हैं या फिर वो चीज़ें महंगी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही सूरत हाल बनी है कि दूध जो है वो बाज़ार तो ऐसे लग रहा है कि जैसे डबल कीमत पर चला गया और बहुत बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन जब बात करते हैं फार्मर्स की, काश्तकार की, जिन्होंने भैंसें रखी हैं या गाय रखी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि जो अखराजात है वो डबल से भी क्रॉस कर चुके हैं। तो क्योंकि मजबूरी है उनकी दूध बेचना, दूध लगा होता है, तो वो लोगों का कुछ ख्याल करते हैं। इसकी वजह से उन्होंने जो कीमतें हैं वो बड़ी मुनासिब बढ़ाई हैं। मतलब अगर गंदम महंगी हुई है, मकई महंगी हुई है, तो ये डबल रेट्स पे हुई हैं, जबकि दूध डबल रेट्स पे उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, बल्कि कोई 40 से 50 रुपए का जो फ़र्क है वो डाला गया। और यूँ जो भैंस का दूध है वो ओपन मार्केट में 220 पे चला गया, गाय का 175 पे चला गया। जो मिक्स करके बेच रहे हैं वो 200 से 210 रुपए के दरमियान बेच रहे हैं। तो अभी भी ये उनका क्लेम है कि ये मुनासिब कीमतें नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किल से वो अपने अखराजात कम्पीट करेंगे, और अब वो प्रॉफिट वाली पुरानी बात नहीं रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बशारत जसपाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, आप क्या समझते हैं, दूध को महंगा करने के पीछे मेन वजह क्या थी? देखिए जी, सबसे अहम जो बात यह है कि अगर हम चारा जात और बाकियों पे जैसे मामला अगर कांस्टेंट भी रखें, तो जो बंदा जिसने भैंसें रखी हुई हैं, जो फार्मर है, तो उसने उसकी कमाई के साथ बाहर माशरे में भी निकल के अपने अखराजात करने हैं। उसने दवाइयाँ लेनी है, उसने बच्चों की फीसें जमा करवानी है, उसने उनका लिबास लेना है, कपड़े हैं, खुराक है। यानी आपके कहने का मकसद है कि इसके पीछे चारे का लेना देना नहीं है, जो उस गवाले की अपनी लाइफस्टाइल है वो महंगा होने की वजह से दूध को महंगा किया गया। यानी वो जो उसके जरूरी अखराजात है, हाँ, उसको क्योंकि ओवरऑल महंगाई आई है। और अगर वो उसके पहले फॉर एग्जांपल उसके 25,000 था अखराजात, जो कि नामुमकिन सी बात है, यानी 50,000 को आप 1 लाख कर लें, अगर वो 1 लाख पे चले गए हैं
तो उसने वो जो एक्स्ट्रा 50,000 का उसका घर का बजट है, खर्चे है, तो वो कहाँ से निकालेगा? उसका तो कारोबार वो दूध का ही है ना, तो लामहला वो सारी कॉस्ट दूध पे पड़ेगी। तो 4,000, आपको पता बिजली का बिल तो गवर्नमेंट हर महीने महंगा कर देती है और उस पर कोई रोक टोक भी नहीं है। और इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि वो आ जाता है कि जी पिछले दिसंबर में भी जो इस्तेमाल की गई बिजली है ना, उसकी भी आप अभी कीमत अदा करेंगे, वो प्रीवियस की एडजस्टमेंट करते हैं और वो मौजूदा बिल में आ जाता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, तो ये ऐसे है कि जैसे किसी को हम दूध पिछले दिसंबर में गिलास पिलाया हो तो अभी जाके उसका डोर नॉक करके कहें कि यार आपने जो दूध पिया था ना, तो वो जो गिलास था वो 50 रुपए का नहीं है, वो आपका 70 रुपए का 20 रुपए और दे दें। हाँ। तो कोई ऐसे तो करने वाला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि सरकार है वो कर सकते हैं। तो वो सारे अखराजात जो है ये वो बेचारे हर मुआशरे के हर फर्द पे पड़ते हैं, तो उसके असरात जो है वो आपको पूरे मुआशरे में नजर आते हैं। तो दूध में मैं समझता हूँ जो इजाफा है ना जी, ये एक ऐसी कमोडिटी थी कि जिसकी प्राइस साल बाद चेंज होती थी, और ये वाहिद कमोडिटी है शायद खाने पीने की कि जिसकी जो कमिटमेंट होती थी अपना फार्मर की ग्वाले के साथ, वो एक सालाना होती थी और एक ही रेट कांस्टेंट रहता था। लेकिन लास्ट ईयर के अंदर जितनी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं प्राइसेस में, और डॉलर की वजह से आपको पता है कि चूंकि सोयाबीन है फीड के अंदर इस्तेमाल होता है, या बाकी अज्जा हैं, गंदम के रेट जैसे अपना अब्दुर्रहमान साहब ने बताया, और बाकी चीज़ें हैं, तो वो इतनी महंगी हुई थी कि ये जो इजाफा है ये मिनिमम इजाफा है, और ये सिर्फ उसकी करेक्शन है। अभी अगर उसको देखा जाए कि वो इससे अच्छा कोई अपना लाइफस्टाइल अख्तियार कर लेगा तो वो नामुमकिन सी बात है। ये जस्ट सर्वाइवल के लिए उसको किया, ये जस्ट एडजस्टमेंट हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब्दुर्रहमान मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी दूध को फिक्स करने का कोई तरीकाकार होता है इसके रेट को, या ये ग्वाले अपनी मर्जी से इसे अप डाउन कर सकते हैं? नहीं, मर्जी से तो नहीं हो सकता, ज़िला इंतज़ामिया इसको फिक्स करती है, बाकायदा इनको इत्माद में लिया जाता है, रेट्स तय किए जाते हैं। लेकिन पिछले एक साल में मसाइल कुछ इस तरह से बढ़े हैं। देखिए ये एक साल की बात ही है, पहले तो चीज़ें और तरह से चलती थी कि इसमें हमें हर चीज़ डबल होती हुई नज़र आती है। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं रही कि जो अपनी कीमत से डबल ना चली गई हो। जो इंपोर्ट्स करते हैं वो तो डबल से भी ऊपर चली गई हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एलसीज ओपन नहीं हुई, डॉलर हमारे पास है नहीं है, तो वो चीज़ें तो डबल से भी ऊपर चली गई। देखिए पूरी दुनिया में महंगाई पिछले एक आध साल में आई है, यूक्रेन वार ने पूरी दुनिया को डैमेज किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। उसकी वजह से हमारे जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती थी, लेकिन पेट्रोल तो अब सस्ता हो चुका है, पूरी दुनिया में इसके सम्राट मिल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले एक साल से जो जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं ना, वो कीमतें अब हर चीज़ पर असरअंदाज हो रही हैं। जो भंडार चारा महंगा हुआ है तो वो लाजमन जो है वो दूध महंगा हो गया। तो अब ज़िला इंतज़ामिया चाहे या ना चाहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब्दुर्रहमान, ये कहा जाता था कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो चीज़ों की प्राइस जो है वो बहुत अपलिफ्ट कर जाएगी। मुझे लगता है डिफ़ॉल्ट के बगैर ही वो सिचुएशन बनी हुई है, तो डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होगा? डिफ़ॉल्ट के बाद हनान ये होता है ना कि मतलब बिल्कुल ही इम्पोर्ट्स बंद हो जाती है। अगर ये फ्यूल हमें 200-300 में मिल जाता है तो फिर ये होता है कि 500 में भी नहीं मिलता है। जो आपका लोकल मुकामी करेंसी होती है ना, वो बेसिकली रद्दी की टोकरी बन जाती है ना। फिर या तो चीज़ें श्रीलंका तरह जैसे वहाँ पे कुछ 400-500 रुपये का अगर हिसाब लगाएं फ्यूल चला गया था, तो फिर ये मसला बनता है कि अब आपके पास इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तनख्वाहें देने के लिए कुछ नहीं होता, मुकामी करेंसी बिल्कुल रद्दी की सूरत हो जाती है। और जो चीज़ें स्पेशली पूरी दुनिया में अब जिस तरह से चल रही है तो वो फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती। तो ये सबसे बड़ा एक मसला होता है। और पाकिस्तान में तो अब एक साल में रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो बाहर से आती थी, मशीनरी से लेकर हर चीज़, प्लास्टिक की बनने वाली चीज़ें भी चाइना से आती हैं। हमारे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही ना। मुश्किल जो 30 अरब की जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी बहुत सारी वैल्यू एडिशन करते हैं। ये बहुत सारी फूड आइटम्स होती हैं जो मटेरियल में बेच दी जाती है, गंदम होती है, यूरिया, दीगर चीज़ें। तो ये मतलब कुछ भी ऐसा हम दुनिया को नहीं बेच रहे जिसकी बहुत सारे हमें पैसे मिले, या हमारे पास कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा कि जो हम कम से कम अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरी कर सके। देखिए यहाँ पर काटन
50 लाख बेल्स तैयार हुई थी, सिर्फ हमें वो बाहर से मंगवानी पड़ी। पाम ऑयल कोई $10 बिलियन का बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो ये सारी मिला के जब हम देखते हैं तो यहाँ पे नज़र आता है कि यहाँ तो वैसे ही लोग जो है वो आराम कर रहे हैं या वेले बैठे हुए हैं, सिवाय चंद लोगों के, जैसे गांव में ज़मींदार है या काश्तकारी या कुछ लोग फैक्ट्रीज वगैरह। तो बेशतर लोग यहाँ पर अपना जो डिपेंडेंट है वो या तो उनके ओवरसीज पैसे बेच रहे होते हैं, या उन्होंने प्रॉपर्टी में डंपिंग की होती है, या कारों के ओन के मामला चल रहे होते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा यहाँ पर बन ही नहीं रहा होता, या अभी इवन कि 1 साल में भी कुछ ऐसा नहीं बना। सब कुछ बाहर से आ रहा है। जो बाहर से चीज़ आ रही है उसकी कीमतें डबल रेट पर हैं, और जो चीज़ यहाँ पर तैयार होती है उसकी कीमतें निस्बतन कम बढ़ रही हैं। जैसे वेजिटेबल्स देख लें, फ्रूट देख लें। तो ये तकरीबन जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के करीब करीब है। अभी यहाँ पर जून का महीना आने वाला, बजट पेश करना है, तो $3 बिलियन वापस भी करने हैं मुल्कों के दीगर IMF की अभी तक डील जो है वो तैयार नहीं हो पा रही, जो शराइत है वो पूरी नहीं हो रही। तो अब $10 बिलियन के सिर्फ रिजर्व बाकी रह गए हैं। अगर सिर्फ 1 महीना LCs ओपन कर दी जाएं तो ये $10 बिलियन भी उठ जाएं। तो बड़ी मुश्किल से पहले ये मुल्क चलाया जा रहा है। वो आपकी बात ठीक है कि वो सारा कुछ से पहले ही हमने लोगों को इतना तैयार कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा मजीद क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। बशारत जसपाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बशारत साहब, मुझे ये बताइएगा कि इन तमाम चीज़ों का कोई हल है आपके जहन में जिससे प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सारी दुनिया में इस वक्त महंगाई है। इवन ये महंगाई जो है वो अमेरिका वाले भी फील कर रहे हैं, बरतानिया वाले भी, यूरोप में आप देख रहे हैं मुजाहरे हो रहे हैं। मसला ये है कि जो गरीब ममालिक थे उनमें ये इसकी चूंकि गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पे इसकी फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है और वो अनबेरेबल सी हो गई है। इस पे डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बशारत जसपाल साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो मैं चाहता हूं बशारत साहब वहीं से आप जो अपना आंसर है उसे कंटिन्यू करें। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्या हम उनमें तवाज़ुन ला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की 2 चीज़ें जिनमें ख़ास तौर पे चावल है और चीनी है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, या हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये दोनों ऐसी अजनास हैं जिनके ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम न सिर्फ अजनास ये एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि इनका पानी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में हम दालें, सोयाबीन, ऐसी चीज़ें जिनके लिए पानी कम चाहिए होता है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, मिसाल के तौर पे सोयाबीन का ही जो बिल है हमारा, वो अरबों डॉलर में है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके अंदर प्लानिंग की ज़रूरत है कि हमें कौन सी अजनास जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैदा करनी चाहिए और कौन सी जो है वो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जिनके ऊपर हमारी लागत जो है वो कम हो या हमारे जो मुल्की वसाइल हैं वो कम इस्तेमाल हो। अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें और दूध की बात करें तो हमारा मुल्क जो है वो लाइफ स्टॉक और मिल्क के अंदर दुनिया में 5वें-6ठे नंबर पे है। हमारा जो GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो 20% है, और उस 20% के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसमें 62% शेयर जो है वो लाइफ स्टॉक का है। और ये इस सारे के बावजूद है कि हम लाइफ स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कोई सब्सिडी उसको नहीं मिलती, कोई उसको इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, कोई कुछ नहीं दिया जाता। बहुत सारा हमारा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। तो अगर इस शोबे को, जो एक निगलेक्टेड शोबा है लाइफ स्टॉक का, अगर हम इसके ऊपर तवज्जो दें तो ना सिर्फ हमारे यहाँ हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, हम इससे ज़र मुबादला कमाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो यहाँ पे ग़िज़ाइयत की डिमांड है हमारी आबादी की, वो भी पूरी होगी। उससे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि अभी CPEC के तहत रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना वो पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान में बफलो के ऊपर $0.5 अरब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी हम IMF से 1 अरब के लिए और दुनिया में 1 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, और $50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं बफलो के ऊपर। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इटली की ऑप्शन थी, इटली में बफलो है, इंडिया में बफलो है, टर्की में है, ईरान में है, तो आप
मिस्र में है, तो आप पाकिस्तान क्यों आए? क्योंकि उनके लिए कोई मजबूरी तो पाकिस्तान आना नहीं है। चाइनीज़ जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में वो बेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना दुनिया में नाम बनाया है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान की बफलो बेस्ट थी इसलिए हमें पाकिस्तान आना पड़ा। तो यहाँ पे अभी उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक फरुखाबाद अगले दिन वो आए हुए थे हमारे फार्म पे, तो उन्होंने 70 एकड़ जगह एक्वायर कर ली है, जहाँ पे वो 4,500-5 हज़ार बफलो का फार्म बनाने जा रहे हैं। उसके साथ बफलो का मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। वो यहाँ पे और जैसे नेस्ले के मिल्क कलेक्शन यूनिट, ऐसे बफलो का दूध इकट्ठा करेंगे। दुनिया में बफलो का मिल्क जो है ये एक लग्जरी है, ये पिया नहीं जाता। इसके बाई प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, जैसे मोज़रेला चीज़ वगैरह है, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती है। तो हमारे यहाँ लोकल बन रही होती है इतनी ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि भैंसें हैं ज्यादा जी, और दूध की क्वालिटी अच्छी है, तो वो जो बाई प्रोडक्ट की जब आप बात करते हैं ना, तो ये तो ग्वालों से डायरेक्ट भैंस का दूध जो है वो उठा लिया जाता है मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, और मेरा ख्याल है जो मटेरियल निकालने के बाद चीज़ के लिए या फिर इसके अलावा क्रीम निकालने के बाद जो दूसरा दूध होता है वो ग्वालों को दिया जाता है कि मोहल्लों में जाके सेल आउट कर दें। देखिए इस वक्त जो हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी जो यानी दूध है वो खालिस दूध नहीं है। वो उसमें जो दूध की वो मिलावट करते हैं वो आटे में नमक के बराबर होता है, जिसको दूध का नाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस इंडस्ट्री के ऊपर मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मैंने तजवीज़ ये गवर्नमेंट को भी दी थी कि आप जो है लोकल जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तो उनकी टेक्नोलॉजी को हमें जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम उनसे मशीनरी लेके दें, उनको हम पैसे ना दें, उनको मशीनरी लेके दें, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो कोऑपरेटिव की तरफ जाएं और वो इसकी प्रोसेसिंग करें। उससे देखिए, आप जब मशीनरी देंगे तो मशीनरी से लोग प्रोसेसिंग ही करेंगे ना, उससे अपना एसी तो नहीं चलाएंगे, वो एसी की जगह फिट तो नहीं कर सकते उसको। जब आप रुपया देते हैं तो वो मिसयूज हो सकता है। तो जब आप मशीनरी देंगे, वो मैं लूंगा तो मैं शायद इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपको दे दूंगा, आप नहीं देंगे तो आप अब्दुर्रहमान साहब को दे देंगे, लेकिन एट द एंड तो वो मशीनरी इसी काम में इस्तेमाल होगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है दूध की, ये बड़ी डेवलप होगी। और फिर हमारे यहाँ जो हमने ये कैपिंग की बात हम कर रहे थे कि दूध का जो रेट है उसको गवर्नमेंट फिक्स करती है, उस वक्त तक इंडस्ट्री तरक्की नहीं करती जब तक आप देखते हैं कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक तलवार लटक रही होती है। हम पोल्ट्री देखते हैं कि पोल्ट्री में हम खुद कफील है, क्योंकि गवर्नमेंट की कैपिंग नहीं, उसके ऊपर सप्लाई एंड डिमांड है। आप देखते हैं कि उसका रेट ऊपर भी जाता है, उसका रेट नीचे भी जाता है। लेकिन चूंकि वो इंडस्ट्री हमारी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम वो जो यानी हमारा गोश्त है मुर्गे का, वो हम एक्सपोर्ट भी करने की पोजीशन में है। वो अफगानिस्तान भी जाता है, वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं। तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर से हम कैपिंग खत्म करेंगे, डेवलपमेंट के चांसेस उसी के हैं कि उसी में प्राइवेट सेक्टर आएगा। जब तक वो समझते हैं कि गवर्नमेंट की तलवार इसके ऊपर लटकती रहेगी तो कोई भी सरमायाकार उसके अंदर पैसा नहीं लगाएगा। तो उसका फिर यही होगा कि वो ना जिंदों में ना मुर्दों में वो लुढ़कती रहेगी, लेकिन वो कामयाबी उसकी नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जो बफलो है, इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमने मार्केट नहीं किया, इसको हमने इसका जो होता है ना अपना फायदा, वो मुल्क और कौम ने उठाया नहीं है। अभी ये चाइनीज कंपनी आई है तो वो अपनी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख के आई है, यानी वो कोई हमारी तबलीग के जरिए नहीं आई, वो देख के आई है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, और वो उसके ऊपर इतने पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारा पैसा इस फार्मर के पास जाएगा, देहात में जाएगा, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, लोग बफलो की अच्छी लुक आफ्टर करेंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे, उसकी न्यूट्रिशन पूरी करेंगे। हमारे यहाँ ये भी इशू है कि हमारे यहाँ चारे का मसला भी रहता है, उसके ऊपर अब साइलेज आ गया है, यानी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि लोगों ने खुद ही इसके ऊपर मेहनत की है, जिसकी वजह से जो है वो जब उसको चारा जानवर को सारा साल एक जैसा मिलता है, यूनिफॉर्म न्यूट्रिशन का मिलता है, तो उसकी हेल्थ भी बरकरार रहती है, उससे प्रोडक्शन भी उसकी ठीक रहती है, उसको फार्मर भी उससे अच्छे पैसे कमा लेता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अगर इस पर तवज्जो दी जाएगी तो जहाँ पे इसका शेयर जो है 62% है, तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये उसको डबल कर सके थोड़ी सी तवज्जो के साथ। और ये जिसे हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, तो ये वाकई ब्लैक गोल्ड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मशीनरी अगर हम किसानों को या ऐसे बंदों को जो कि भैंसों के फार्म्स हैं जिनके, उनके लिए कोई सब्सिडाइज रेट पे उनको अगर दे दी जाए तो एक इंडस्ट्री है जो कि जन्म लेगी। अगर एक आम आदमी या हम और आप जैसे ऐसे बात कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं आता कि बाई प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी रॉ मटेरियल हमारे अच्छे सेहत अफजा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर इसके अलावा दूध है, ये सारा एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो वो यहाँ पे रह के क्यों नहीं इसका कोई बाई प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्री खड़ी करते। थैंक यू हनान। देखिए, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, सब कुछ हुकूमत पे डाल दिया जाता। देखिए, बाई प्रोडक्ट बनाना सनतकारों का काम है, इंडस्ट्री वालों का काम है, फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका काम है। मैंगो बाई प्रोडक्ट बनाई जाए, बहुत महंगा बिकेगा, अंजीर बिकेगी, टॉफियों में इस्तेमाल होंगे फल। यहाँ पर तो देखिए कई लाख का जो वो डोका ही फरोख्त कर दिया जाता है ना, उसको खजूर नहीं बनाया जाता। ईरान से या सऊदीया से खजूर आ रही होती है। तो ये हमारे यहाँ हर चीज़ का, वेजिटेबल देख लिया, अभी टमाटर सस्ता है तो कभी जो टमाटर वो 300 रुपये किलो होता है, तो कोई भी जो टमाटो केचप है उसमें परसेंटेज देख लें कि वो टमाटर की कितनी है और जो फ्लेवर है वो कितना है। तो ये तो हमारे यहाँ मसला बहुत बड़ा हमेशा जो है वो सामने रहता है कि जूसेस जो है वो फ्लेवर पे चल रहे होते हैं और जो हम वो सीज़न में उसमें खा के वो फ़र्क कर चुके होते हैं। तो ये तो इंडस्ट्री वालों का है कि वो इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते। देखिए, कई बार ये इमरान खान ने भी एक बार बात की थी कि हम जो है वो टेक्सटाइल पे या मिलों से हटें और देखें दुनिया में डिमांड किस चीज़ की है, दुनिया में क्या बिक सकता है और वो चीज़ लगाएं। तो हमारा अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देती, फार्मर्स नहीं देता, तो हमारा इंडस्ट्री वाला भी कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। वो भी पावर लूम्स लगाता जाएगा। देखें, कई लाख पावर लूम्स लगी, कारोबार ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म हो गई। लेकिन बाई प्रोडक्ट्स बनाने की जानब मैंने नहीं देखा फैसलाबाद में कोई जाता हो कि यहाँ पर जो यूब रिसर्च में इतना जो फल होता है वो सस्ते दामों बेचा जाता है, या वहाँ पर यूब रिसर्च की जानब से कोई ऐसी बाई प्रोडक्ट बनाने का जो है वो काम शुरू किया गया हो, या इवन के हुकूमती या प्राइवेट सतह पर कोई इस जानब जो है वो देखा जाता हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है बाई प्रोडक्ट बनाने के हवाले से। दूध का जैसे बिशारत साहब ने कहा कि ये ब्लैक गोल्ड है जो कि हम पी के जो है वो चाय में लग रहा है। गाय का दूध ज़्यादा हो सकता है, उसकी जानब नहीं आते, भैंस का ही बेचे चले जा रहे हैं, तो वो महंगा भी पड़ता है और अच्छा खासा महंगा पड़ता है। अगर किसी ने डेयरी का काम करना है तो उसको मजबूरन गाय का दूध जो है वो बेचना पड़ता है या रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है। भैंस का तो बमुश्किल वो पैसे पूरे करता है। तो इस जानब किसी का कोई भी तवज्जो नहीं जाती। सिर्फ वही जो सिक्काबंद लोग हैं, चंद कारोबार हैं, उन पर अटके हुए हैं। उससे इर्द गिर्द जो है वो दाएँ बाएँ देखने की ना आदत है और ना ही लोगों को पता है। देखिए, चैम्बर वाले तो विजिट्स करते रहते हैं बैरून ममालिक, या हमारे जो अफसर शाही करती है या सियासतदान करते हैं, तो वो भी आके ये आइडियाज़ फ्लोट कर सकते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड छोटा सा मुल्क है लेकिन डेयरी आइटम्स में देख लें वो कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। तो वो किसी मुल्क में जाके अपना ये नेस्ले या दूसरे जितनी भी कंपनीज हैं डेयरी बनाती हैं और फिर वहीं से कलेक्शन करके उधर ही बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बशारत जसपाल साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बशारत साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कंट्रोल रेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि दुनिया के अंदर ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, जो जितने में बेच रहा है बेचे, कंपटीशन बढ़ता है उससे और अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को पहुंचता है। इस हवाले से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं मुतारफ़ करवाया जाता या यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा क्यों है, क्या वजूहात हैं उसके पीछे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे इंतज़ामिया को बड़ा शौक होता है प्राइसेस फिक्स करने का। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ फल और सब्जी के ऊपर बड़ी लैदे होती है कि बड़ी महंगाई हो गई है। आपके मीडिया के दोस्त भी जो है वो दिखाते हैं फलों की रेडी पे खड़े होके या दुकानों पे खड़े होकर देखें आलू का रेट ये हो गया, प्याज का ये हो गया। मैं अभी तक जो है फैसलाबाद में शायद ही कोई दुकान हो जहाँ पे फल और सब्जी की दुकान बाकायदा हो, जो दुकान का किराया देता हो, जो टैक्स देता हो, जिसने बिजली का मीटर लगवाया हो। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तान में फल और सब्जी ठेले पे बिकता है, रेडी पे बिकता है। या आप सड़कों के किनारे देखते हैं कि वो तंबू लगा के तो वो उसके नीचे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया होता है। यानी वो लोग किराया भी अफोर्ड नहीं करते उसका देना, और सुबह से लेके शाम तक आपको पता है कि उसकी फ्रेशनेस बरकरार नहीं रहती और वो अगले दिन वो फल नहीं बिकता।
यानी जब वो मंडी से लेके आते हैं, ये लोग मुंह अंधेरे मंडी जाते हैं। आपको पता है कि मंडी में बोली जो है वो सुबह फजर के टाइम लगती है, ये मुंह अंधेरे जाते हैं। कई तो बेचारे रास्ते में लुट जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि ये मंडी जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं, तो मंडी के रास्ते में उनको जो है डाकू पड़ जाते हैं, उनसे जो भी नकदी होती है मोबाइल ले जाते हैं। उसके बाद वो बंदा आता है, वापस आके वो अपनी रेडी सजाता है, अपना ठेला सजाता है, उसका बेटा भाई या कोई और जो है वो फिर आगे उसकी सेल शुरू कर देता है। वो जाके फिर आराम करता है, वो फिर शाम को आता है। तो उसकी फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जब उसका रेट एक मुकर्रर हो जाता है कि भाई ये सरकारी रेट है, वो कहते हैं रेट लिस्ट लगाए, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वहां जाके उनके चलान किए जाते हैं कि ये आप महंगा बेच रहे हैं। भाई जो शाम को बच जाता है उसकी कीमत तो वो नहीं होती जो सुबह फ्रेश वाले की होती है, या जो मुकर्रर की गई कीमत होती है। और मैंने नहीं ऐसे देखा कोई ठेले वाला या जो रेडी वाला या स्टॉल वाला जो है जिसने कोठियां बना ली हो, जिसने कोई बहुत बड़े बिजनेस वहां से इकट्ठे कर लिए, वो बेचारा तो अपने बच्चों की हक हलाल की रोजी कमा के लेके जाता है। यानी वो अफोर्ड ही नहीं करता कि वो अपने इस बिजनेस के ऊपर कोई इखराजात डाले, कोई किराया डाले, कोई इसके ऊपर बिजली के बिल डाले, कोई लेबर की तनख्वाहें डाले। यानी वो मैं समझता हूँ मंडी से लेता है और मिनिमम जायज़ प्रॉफिट अपना लगा के वो वहां पे उसकी रेट मुकर्रर कर देता है। और आपको पता है रेडी से रेडी का फर्क होता है, रेडी लाइनों में लगी होती है और सारे एक दूसरे में कंपटीशन में है। जब लेने वाले भी जाते हैं वो जाके उससे कहते हैं ये नहीं मैं इस रेट में लूंगा, बार्गेनिंग होती है। हमारे माशरे में उस रेट पे तो कोई भी नहीं लेता जो उन्होंने लिखा होता है, वो फिर बार्गेनिंग होती है, फिर क्वांटिटी के ऊपर होती है कि मैंने किलो का क्या रेट होगा, 5 किलो लूँ तो फिर क्या रेट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग फल और सब्जी बेचते हैं, और जहाँ पे आपने देखा तरबूज के तो वो तंबू लगा के चारपाई डाल के बैठे होते हैं वहां पे बेचारे, यानी वो वहां पे ही वो सोते हैं, वहीं पे वो उठते हैं, वहीं पे उसको यानी सड़क के किनारे बैठे होते हैं। शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा हो कि फल और सब्जी इस तरह बिक रही हो। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कम से कम अपना मार्जिन लगा के उसको वो बेच रहे होते हैं। तो हमें तो इनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें इनको कोई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए कि इसकी वो लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी इतना फल और सब्जी ज़ाया होता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। स्टोरेज वाले अब्दुल रहमान साहब काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। जिन्होंने स्टोरेज बनाई होती है, फ्रूट्स वहाँ पे जितने भी हैं वो स्टोर कर लेते हैं और फिर फैक्ट्रीज़ को बाहर एक्सपोर्ट में, इस तरह की मामलात में वो काफ़ी पैसे कमाते हैं। हनान, वो तो मिडिल मैन आ गया ना, जैसे बिशार साहब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फार्मर रात को मंडी में लाता है, सुबह वो लेके जाता है, तो वो तो मिडिल मैन है जो स्टोर करता है या बाहर भिजवाता है। बहुत थोड़ी मकदार में जो फल और सब्जियाँ बाहर जाती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ उस तरह से इतनी लंबी नहीं होती, डिमांड तो बहुत है। देखें इधर रशियन स्टेट्स में फलों की सब्जियों की बहुत डिमांड है। यहाँ पर मतलब अभी तरबूज है या मैंगो है या माल्टा है, वो बहुत जा सकता है, मज़ीद भी जा सकता है, ईरान के बायस से जा सकता है, लेकिन उसकी लाइफ का मसला है और हमारी जो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात सबसे बड़ा मसला है। अगर वो ठीक हो जाए तो फिर बहुत सारे मसाइल जो है वो बनने ही ना। सबसे बड़ा हमारा ये मसला है कि जितने भी ममालिक हैं हमारे, वो सारे जो हमारे रवैये से शाकी हैं, वो स्मगलिंग से शाकी हैं, और उसकी वजह से ये मसले बनते हैं कि ना फल बेच सकते हैं, ना सब्जियां बेच सकते हैं। और जो हमारा फार्मर्स है वो बेचारा इसी तरह से जो है वो सबसे कमज़ोर तरीके से अपनी प्रोडक्ट, जिसमें उसने सारे चलान भी पूरे करने, खर्चे भी पूरे करने, झिड़कियाँ भी सहनी सारी, और फिर सस्ते दामों जो वो हम लोगों को बेच। बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो में आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ब्रेक से पहले भी हम किसानों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, ग्वाले हों जो कि दूध बेचते हैं, उनके हवाले से भी हमने काफ़ी डिस्कस किया। और शो के स्टार्ट पे भी मैंने आपको जिस तरह से किसान के हवाले से बताया था कि वो बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है, तो इससे रिलेवेंट फील्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे मुंसलिक जो इससे हैं, उनको भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं वो भी, तो उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आज भाव क्या रहेंगे मार्केट कमेटी की तरफ से, जो एशिया खुरनोश हैं, सब्जियां, दालें और इसके साथ साथ दीगर चीजें जिनके अंदर गोश्त भी आ जाता है, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, उनकी रेट लिस्ट के अंदर क्या रेट्स निकाले गए हैं वो हम जानेंगे आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट शाया की गई है उसके मुताबिक आज सब्जियों, फ्रूट्स और दीगर चीजों के रेट्स क्या होंगे?
अभी बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज की कीमत 280 रुपये दर्जन जो कि मौसम गर्मा की बुलंद तरीन सतह है उसके ऊपर बरकरार है। सब्जियों में उतार चढ़ाव है जबकि फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है, 670 से 660 रुपये किलो हुआ है। लीमू देसी 10 रुपये महंगे हुए हैं, 260 से 270 रुपये किलो। टिंडी 5 रुपये महंगी हुई है, 65 से 70 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं, 60 से 65 रुपये किलो। मटर सब्ज 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 210 से 200 रुपये किलो। मूली 8 रुपये महंगी हुई है, 42 से 50 रुपये किलो। भिंडी तोरी 5 रुपये सस्ती हुई है, 115 से 110 रुपये किलो। अरबी 20 रुपये महंगी हुई है, 230 से 250 रुपये किलो पे पहुंच चुकी है। सेब काला कुल्लू 325 पे है, सेब सफेद 200 पे है, केला 340 रुपये दर्जन पे है। फालसा 140, लोकाट 95 रुपये किलो, गर्मा 95 रुपये, खरबूजा 70, तरबूज 30 रुपये किलो पे बरकरार है। आड़ू 160 है, स्ट्रॉबेरी 120 रुपये की कीमत पे बरकरार है। कीमतों के तो फ्लक्चुएशन है लेकिन हफ्ते के आगाज के साथ ही देखें तो कीमतें हाई हैं और आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता दिखाई दे रहा है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है लेकिन अंडे की बात करें बहुत महंगे हैं और गोश्त की कीमत ताहाल उतनी कम नहीं कि आम आदमी की पहुंच में हो सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये रेट्स जो हैं वो कम होंगे या मजीद महंगे होंगे। महंगाई का फंदा कुछ इस तरह से गरीब के गले में आहिस्ता आहिस्ता खींचा जा रहा है कि मेरा ख्याल है इस महंगाई की फिजा में उसके लिए सांस लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब कुछ नहीं घर में होता ना पकने के लिए तो हमारे घरों में कोशिश की जाती है कि दाल पका ली जाए। अब वो दाल जो है दालें हों या चने हों, इससे रिलेटेड जितनी भी एशियाई खुरनोश होती हैं वो मोस्टली इंपोर्ट की जाती हैं बाहर से। अब इंपोर्ट के लिए जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, उनकी वजह से मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन उनके रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त होता था कि अगर आप होटल से या बाजार से भी दाल की प्लेट अगर परचेज करते हैं किसी जगह से खाने के लिए तो वो आपको 30 रुपये 40 रुपये में मिल जाती थी और अब वो भी 200-200 से ऊपर क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की दालें और ये जो चीज़ें होती हैं ये मिलती कहाँ से हैं? अगर आप थोक के रेट में लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की कहा जाता है कि सबसे बड़ी गल्ला मंडी जो है वो हमारे फैसलाबाद में मौजूद है और इस गल्ला मंडी से अलावा पाकिस्तान जो है वो चाहे चने हों मुख्तलिफ किस्म की दालें हों वो भेजी जाती हैं। स्कर्दू से भी बहुत सारे जो ताजर हजरात है वो यहाँ से परचेजिंग के लिए आते हैं, कराची से, दीगर शहरों से, जो पंजाब से वो भी आते हैं, जो पंजाब से बाहर दूसरे सूबों से वो भी यहाँ पे परचेजिंग के लिए आते हैं। अब इस मंडी को दरपेश मसाइल कौन से हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से ताजर जो हैं वो परेशान है, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारा मौजू जो होगा वो आज खास तौर पे गल्ला मंडी होगा जो फैसलाबाद की, जो पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ राना तैयब साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है गल्ला मंडी के, तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन है गल्ला मंडी के, तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। नाज़रीन मैं बता दूं कि तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों से कहा जाता है कि गुज़श्ता 20 सालों से गल्ला मंडी के अंदर कोई इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे और एक इलेक्टेड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो मुंतखब करना है ये बड़ा टास्क बन चुका था। अब पिछले दिनों ही यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और न्यूली इलेक्टेड हमारे साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मौजूद है। तो पहले चलते हैं राना तैयब की तरफ और जो कि चेयरमैन है उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राना साहब मुझे ये बताइएगा कि दालें जिस तरह से बाकी चीज़ों की महंगाई हो रही है हर चीज़ों में, दालों में भी महंगाई जो है अब काफ़ी हद तक देखने में आ रही है। कहा जाता है कि एनुअली 2 से 3 अरब डॉलर की दालें जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं। दालें होती हैं मुख्तलिफ इक़साम की, चने होते हैं और गल्ला मंडी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो 1 अरब के लिए इतनी परेशान होती है बैंकों से और दीगर दूसरे मुल्कों से लेने के लिए, यहाँ पे हमारा ताजर 3-3 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करके इंपोर्ट कर रहा है चीज़ें। अब ये महंगाई क्यों हो रही है और जो रीढ़ की हड्डी है ये डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि फैसलाबाद को अल्टीमेटली ताजरों का शहर कहा जाता है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर ताजर जो है उसके पास ग्राहकों की कमी होती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इंपोर्ट हमें क्यों करनी पड़ रही है। 98 तक हम जो है ना दालें पाकिस्तान खुद एक्सपोर्ट करता था। अच्छा 98 तक, 98 के बाद जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई उसके बाद दालों की जो एक्सपोर्ट पे जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई। उससे पहले जो है हमारी दालें एक्सपोर्ट होती थी, तो रेट बढ़ने की वजह से फिर बैन कर दी गई दालें। उसके बाद
इंपोर्ट शुरू हो गई। इसकी वजह क्या है कि जो हमारी इंपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 98 तक हम एक्सपोर्ट करते थे, 98 से बाद जो है ना हम इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी जो सीड डेवलपमेंट जो सीड का जो अदारा है, सीड में डेवलपमेंट कोई हो नहीं सकी, क्योंकि जो इसकी पर एकड़ की एवरेज आती है 4 से 5 बोरी या 3 बोरी, वो ज़िम्मेदार को जो है ना उसमें बेनिफिट कम मिलता था। इस वजह से वो ज़िम्मेदार दूसरी अजनास में जो चला गया जिसमें उसको अर्निंग ज़्यादा होती है। तो इस वाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पैदावार कम होती चली गई और इंपोर्ट होना शुरू हो गई। तो सीड अगर डेवलप हो जाते, जहाँ पे इसकी हीट्स आती हैं 4 से 5 बोरी, अगर वहाँ पे 10, 12 बोरी, 15 बोरी तक ये पर एकड़ में से दाल आनी शुरू हो जाए, तो यहाँ पे भी दोबारा ये काश्त होना शुरू हो जाएंगी। तो साहब ये भी सुनने में आता है कि अगर दालें काश्त की जाती हैं तो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। बिल्कुल इजाफा होता है, तो ज़मीन में ताकत आती है, पावरफुल होती है ज़मीन। इसके बावजूद भी इस चीज़ को इतना इग्नोर किया जा रहा है। सर इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि देखें, गंदम है, कपास है, या वो है चावल है, गन्ना है, चावल है, इन आइटमों की जो है ना पर एकड़ की एवरेज ज़्यादा आती है, पैदावार ज़्यादा आती है। तो ज़िम्मेदार ने वो देखना है जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर ज़िम्मेदार वो उन चीज़ों में चला जाता है। अच्छा, मुझे इंपोर्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या टैक्सेस जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाएंगे पिछले 5 सालों में कितने बढ़े हैं और कितनी मुश्किलात का सामना है? इंपोर्ट के हवाले से तो 5 सालों में तकरीबन 1.5% जो इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स पहले था हमारा 2% इंपोर्ट पे, और सिंध जो ड्यूटी थी वो 1.5% थी। अब इनकम टैक्स जो है वो 3.5% गवर्नमेंट ने कर दिया, ये लास्ट ईयर जो बजट हुआ है उसके अंदर। तो हालांकि दाल वो आइटम है जो गरीब आदमी खाता है, अभी भी इतनी महंगाई के बावजूद भी उसको दाल ही उसको फेवर करती है रेशो वाइज। अगर वो दूसरी आइटम सब्जी से भी दाल सस्ती पड़ती है, ज़ाहिर बात इसमें अगर एक पाव दाल ज़िम्मेदार गरीब आदमी लेकर जाता है, उसमें 8-10 बंदे जो इजी जो है खाना खा लेते हैं। तो इस वाले से भी जो यही है कि दाल अभी भी गरीब की पहुंच में है, लेकिन रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, डॉलर है और फ्रेट है, फ्यूल है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो रेट बढ़ गए हैं, महंगाई। तो साहब आप चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जी, मुझे बताएं कि आपकी मार्केट के दरीना मसाइल क्या हैं जो आप मुंतखब होते ही समझते हैं कि यार इनको सबसे पहले हल किया जाना चाहिए? सर मसाइल तो हर मार्केट में, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बंदा उनको हल करने की कोशिश करे। देखिए मार्केटों में गवर्नमेंट अदारों की तरफ से भी हवाले होते हैं, रोड हैं, लाइट्स हैं, सीवरेज है, तो बाकी जो ज़िम्मेदारों के लिए या मज़दूरों के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ भी होता है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी गवर्नमेंट को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए, वो भी हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स हैं और स्ट्रीट लाइट और रोड्स भी हमारे जो है ना वो तकरीबन 25-25 साल हो गए हैं वो नहीं बने, अभी भी 2 रोड हमारे बने, बाकी यानी सड़कों पे भी काम होने वाला है, रोड उस पर सीवरेज पे भी काम होने वाला है, स्ट्रीट लाइट हैं, सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा वो इशू है। हमने 16 मार्च को हमारा इलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद हमने सिक्योरिटी भी अपनी बेहतर की है, और उसमें हम उसके लिए मज़दूरों के लिए हमने एक फ्री डिस्पेंसरी जो है वो अपने फंड से जो है ना वो इफ्ताह किया अभी 4-5 दिन पहले। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दवायात भी फ्री हैं मज़दूरों के लिए, चेकअप भी फ्री है, MBBS डॉक्टर हमने हायर किया है, कंप्यूटर हायर किया है। तो इसके बाद हम उस पर वाटर प्लांट, RO प्लांट जो है वो उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह 8-10 दिन तक वो भी हम उस पर इफ्ताह करेंगे। उसके बाद जो मज़दूर हैं जिनका कोई वहाँ पे ठिकाना नहीं है या उनका कोई रहायशगाह नहीं है, उनके लिए हम वो पनाहगाह भी गवर्नमेंट से DC साहब से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बना के दें। फिर उसके बाद हमने एक दस्तरखान हम वहाँ पे सलानी के तावन से हमने खोला हुआ है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 500 मज़दूर हमारा खाना खाता है। तो इस वाले से हम लगे हुए हैं, हमें तो सिर्फ अभी 1.5-2 माह हुए हैं। तो ये गल्ला मंडी की तारीख में पहले काम हुए हैं जो हमने 2 माह में किए हैं।
तो इंशाल्लाह हमारे और भी मंशूर में चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह वो जारी और के सारी साथ रहेंगी। चलते रहेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने कितने परसेंट कौन कौन सी दाल इंपोर्ट की जाती है हमारे यहाँ, और कितना रेवेन्यू है जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में हमें तो पे करना पड़ता है अल्टीमेटली। अब डॉलर पहले मतलब सस्ता था, पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से देखा जाए, अब पीक बहुत ज़्यादा आ गई, तो नुकसान तो ऑटोमेटिकली फिर आपको होता है मैशियत में। सर मीशत को भी नुकसान है, इसमें कोई नहीं कमा रहा, ताजर भी लॉस में है, गवर्नमेंट भी लॉस में है। एज अ नेशन हम, हमारी बेसिक नेसेसिटी है दाल, जो हमें चाहिए, हमने खानी है, लेकिन हम खाना जान रहे हैं, उगाना नहीं जान रहे। इसमें सबसे बड़ा कसूरवार मैं जो समझता हूँ, वो मैं अपने पॉलिसी मेकर्स को समझता हूँ, जिनका बिल्कुल, जैसे अभी हमारे चेयरमैन राना तैयब साहब ने बताया आपको कि 98 तक वी वर एक्सपोर्टर्स, बट राइट नाउ वी आर इंपोर्टिंग, एंड इन सम पल्सेस कुछ दालों में हम मेन वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर हैं दालों के। हम ज़रूरी मुल्क हो के, कितनी शर्मनाक बात है सर कि हम कुछ दालें ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में हम सर, आपके लिए शॉकिंग बात बताता हूँ आपको, हम एथोपिया से सर दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। एथोपिया से जहाँ पे लोग कहत से मर रहे हैं, हम अपना खुराक वहाँ से भी मंगा रहे हैं सर। तो हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है सर। हम ना मेरी वो ना एक मिसाल है, एक गवाले से किसी ने पूछा कि यार तेरी नज़र में अल्लाह ताला कितने खूबसूरत हैं, कितने अजीम हैं। तो वो सादा आदमी था, देसी आदमी था, उसने कहा जी रब सोना इन्ना सोना वा मेरे दुध नालों भी चिट्टा। उसकी अक्ल ही इतनी की थी। तो हम क्योंकि दालों का काम करते हैं, तो दालों के काम से जो मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं ये समझता हूँ कि हमारी वी आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि दालें देखें सर, 18 हज़ारी झंग, सबको पता है, यहाँ से नज़दीक ही है। 18 हज़ारी से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर 25 लाख एकड़ पे दालें काश्त होती हैं, 25 लाख एकड़ पे। उसमें एक ग्रेटर थल कैनाल बन चुकी है, 98 मुशर्रफ दौर में वो बनी थी, उसमें पानी नहीं दिया जा रहा। 18 हज़ारी का जो बंद है, वो आप भी मीडिया में आपको पता होगा, अक्सर वो फ्लड की वजह से हमें तोड़ना पड़ता है। तो एक वो बंद को एक्सटेंड कर दिया जाए, जब वहाँ पे एक्सेस वाटर है, जब एक्सेस वाटर है तब, बजाय तोड़ने के उस ग्रेटर थल कैनाल को पानी दे दिया जाए और वहाँ पे दालें उगा दी जाए, सिर्फ दालें, वो ज़मीन खाली पड़ी है। तो सर हम अरबों डॉलर बचा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस इलाके के अंदर चना भी काश्त किया जाता है, चना ही काश्त होता है ना। रेगिस्तान का इलाका है, वो उग ही वहां पे सकता है। सर ऑस्ट्रेलिया पूरा रेन फेडेड एरिया है। हम ऑस्ट्रेलिया 2 दफ़ा गए हैं डेलीगेशन के साथ, क्योंकि हम पल्सेस के मेन इंपोर्टर्स भी हैं। तो हमारे वो मुख्तलिफ वर्ल्ड्स में हमारे जब भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम जाते हैं, भाई भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हम जाते रहते हैं। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई नहर नहीं है सर, और वो सर हमारी ज़रूरत का 98% काला चना हमें दे रहे हैं। सर आप ये देखें, 2015 तक इंडिया पूरी दुनिया काश्त करती थी सर, पूरी वर्ल्ड काश्त करता था, क्योंकि इंडियंस वेजिटेरियन है, पूरी दुनिया काश्त करती थी, इंडिया मंगाता था। इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दालें। कुछ दोस्त हमारे यहाँ कहते हैं जी कि वो जी क्लाइमेट चेंज आ गया तो दालों का ये हो गया, वो हो गया। नो सर, बेसिकली पॉलिसी का फुकदान है। हम एक ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन में गए सर, सेल्फ पेड था, हमने अपने खुद पैसे पे किए थे जब भी हम गए। तो वहाँ पे उनकी बदकिस्मती कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 आए हुए थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे, सर वो उनकी बैड लक कि हम भी वहाँ थे। तो वो सर KPK के बिलोंग करते थे, जहाँ पे दालें कभी उगी ही नहीं पाकिस्तान में, और उनको दालों का पता ही नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि बक्खर में, जैसे अभी आपने बताया कि यार वहाँ पे 18 हज़ारी में दालें उगती हैं, तो उनको ये भी नहीं पता था कि काला चना पाकिस्तान में उगता है तो कहाँ उगता है और कितना उगता है, किस लैंड पे उगता है। तो ये सर हमारे हालात हैं कि उनको एक झूला देने के लिए कि चलो जी ऑस्ट्रेलिया झूला ले आओ, तो हमारी पॉलिसियाँ नहीं हैं सर। दुनिया में सर दालें, जैसे आपने भी बात की कि जहाँ पे दाल काश्त हो जाए ना जिस ज़मीन में, फॉर द नेक्स्ट क्रॉप उस ज़मीन को आगे ज़रूरत नहीं होती किसी भी खाद की, होती भी है तो बहुत कम। तो वर्ल्ड वाइड सर जितनी भी दुनिया दालें उगा रही है ना, वो रोटेशन पॉलिसी के थ्रू मजबूरी में दालें उगाती है। मतलब उनको दालें उगानी है, कंपल्शन है कि एक ज़मीन पे, इस एकड़ पे अगर आपने 2 साल मुसलसल दाल नहीं ना उगाई तो यू आर बाउंड टू
ग्रो पल्सेस बिल्कुल उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन और दीगर चीजें जो उसकी फिक्सेशन के लिए, फिक्सेशन, ताकि जो प्लांट जो आप इसके बाद काश्त करेंगे उसे खादों की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ती क्योंकि जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन और दीगर चीजें होती हैं वो फिक्सेशन की उनको जरूरत होती है, वो जिस रॉ मटेरियल में मौजूद होती हैं प्लांट उसे यूटिलाइज नहीं कर पाता। इस पौधे में खसूसियत ये होती है कि वो जमीन को जरखेज बना जाता है और उसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी बना जाता है कि नेक्स्ट प्लांट जो भी लगाया जाता है वो इजीली उसे अपटेक कर लेता है। Exactly. तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि दूसरे मुल्क बनाते हैं, बनाना हमें चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं बनाना भी नहीं चाहिए, किसान को खुद इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि उसकी जमीन जो है वो बंजर हो रही है। तो उसके लिए मुझे नहीं समझ आती। इसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल है सर, मैं आपको बताता हूं कैसे। दुनिया में सर, ऑस्ट्रेलिया में दालें बहुत उगती हैं, अमेरिका में, कनाडा में, जहां से हम इंपोर्ट करें सर, वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट वहां पे फार्मर को फैसिलिटेट करती है, फार्मर को कॉन्फिडेंस देती है। इंडिया में राइट नाउ उनका एक इदारा है नेफेड, नेफेड प्रोक्योरमेंट करता है, वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करता है काले चने की, दालों की। वो फिर क्या करते हैं सर, वो प्रोक्योर करते हैं दालें। फार्मर जब सिक्योर होगा ना सर, फार्मर को पता होगा कि ये चीज़ मैंने उगानी है और ये मेरी ऑलरेडी बिकी हुई है, कोई ना ले मेरे से गवर्नमेंट खरीदेगी और मेरी कॉस्ट से अच्छे रेट पे खरीदेगी। तो वो, और फिर वो आगे क्या करती है गवर्नमेंट, आगे गवर्नमेंट ये करती है कि जो एक्सपोर्टर है ना पल्सेस का ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसको जीरो इंटरेस्ट रेट पे फॉर 1 ईयर फैसिलिटी दी जाती है, फाइनेंसिंग की जाती है, जिससे एक्सपोर्टर भी ब्रेवली, कॉन्फिडेंटली अपनी वहाँ से फार्मर से वो, या फार्मर से, या अगर गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की हुई गवर्नमेंट से उठाता है और हम जैसे कंट्रीज जो इंपोर्ट करते हैं उनको एक्सपोर्ट कर देता है। तो सर अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, हमारे वो कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, पल्सेस में सर एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब आ जाए, 18,000 इधर ये आपका जो इलाका है जंग पत्थर का, यहाँ पे सर हमें वो फैसिलिटी मिल जाए और हम यकीन करें, वो ये 3-3 माह, 6-4 माह की क्रॉप है मुख्तलिफ दालों में, वेदर वाइज, वेदर भी हमारे पास मौजूद है सारे, अल्लाह का करम है हम पे, अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन हमारी विल जो है वो सर लैकिंग कर रही है बिल्कुल, और वहां पे आके हम मार खा जाते हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना तैयब हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तैयब साहब, जो इस दफ़ा इलेक्शंस हुए हैं, कितने ताजरों ने वोट कास्ट किया, और ये भी बताएगा कि कितने कैंडिडेट्स थे, दूसरे कैंडिडेट्स को कितने कितने वोट पड़े? सर हमारे जो टोटल वोट हैं गल्ला मंडी के वो 551 है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारी जो है वो कास्ट हुए थे, टर्नओवर 100% था। और जो हमारा पैनल था उसमें जो प्रेसिडेंट की सीट थी उसमें हम 4 वोट से विन किए हैं, और जो बाकी सारा पैनल था वो 80, 100 प्लस जो हमने विन किया है। एक सीट पे जो हमारा वो ज़्यादा कंपटीशन था प्रेसिडेंट की, बाकी हमारा कोई कंपटीशन नहीं था। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैनल हमारा विन किया है। ठीक है। आप जब मीटिंग कॉल करते हैं तो जो मसाइल हैं आपने बताए हैं, उनको हल करने के लिए कोई इंतजामिया के साथ अब तक ऑन बोर्ड हुए हैं आप, कोई उनकी तरफ से यकीनदहानी करवाई गई है? सर डीसी साहब से तो हमारा तकरीबन प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग हमारी 10 से 15 दिन के बाद होती रहती है, और उनसे भी हम ऑन बोर्ड रहते हैं। और मार्केट कमेटी से जो हमारा ज़्यादा वो एफिलिएशन होता है, क्योंकि सारे उनके अंडर ही होता है, हमारी मार्केट कमेटी के अंडर ही है। मार्केट कमेटी से हमारा जो है ना वो हर टाइम रब्ता होता है, जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं हम मार्केट कमेटी से या स्पेशल सेक्रेटरी लाहौर पंजाब से बैठते हैं, उनसे हमारा। अच्छा, ये सुनने में अक्सर आता है कि गल्ला मंडी के अक्सर ताजरों की तरफ से स्टोरेज का सिस्टम बहुत देखने में मिलता है, और एसी सदर काफ़ी मुतहरक होते हैं इस हवाले से कि जहाँ पे चीज़ें स्टोर की हैं वहाँ से छापे मार के निकाला जाए। उसका क्या तरीक़ेकार होता है? आप कितने हद तक चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, कितनी बोरियों तक? दालों की अगर बात की जाए, चनों की बात की जाए, इस हवाले से बताइए। सर कोई इसका क्राइटेरिया हमें नहीं दिया गया कि आप ये आइटम जो है इतनी क्वांटिटी में रख सकते हैं, ये आइटम इतनी क्वांटिटी में रख सकते हैं। बस चीनी पे होता है, अगर चीनी जब शाटी जो चीनी पे इन्होंने ज़ख़ीरा करने से रोका हुआ, चीनी जो है वो 2 साल से 3 साल से तकरीबन हमारे यहाँ स्टॉक नहीं हो रही। कोई प्राइवेट, कोई शुगर मिल, कोई राइस मिल वाला, या कोई दूसरे जो है वो फ्लोर मिल वाले, वो कुछ स्टॉक कर लें। हमारी गल्ला मंडी में या हमारे मेंबर जो हैं वो चीनी का स्टॉक नहीं करते।
बाकी दालों पे कोई इनकी वो हमें कोई हिदायत नहीं है कि आप इतने ट्रक रख सकते हैं, इतनी क्वांटिटी रख सकते हैं, इनके कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब शार्टेज होती है, रेट बढ़ते हैं, तो ये फिर हमारे पास दवा बोलते हैं। हालांकि हम इनको कहते हैं कि जब पैदावार आती है, आपके अदारे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, उनको चाहिए कि वो उसके एनालिसिस निकालें, पैदावार कितनी आई है, हमारी ज़रूरत कितनी है। गवर्नमेंट के पास तो हर चीज़ होनी चाहिए, तो इतनी चीज़ शार्ट है, इतनी क्वांटिटी जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसका और कोई हल नहीं है। ये छापा मारना, रेट करने, ये हल नहीं है। ये इससे और पैनिक फैलता है। इससे पैनिक क्यों फैलता है? जिसने 2 तोड़े बोरी लेके जानी है ना, वो 4 लेके जाता है कि पता नहीं दूसरे दिन मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब पैदावार काश्त आती है, उसकी जो एनालिसिस करें, अपने डिपार्टमेंट को बोलें, उसके सर्वे करें, वो कितनी पैदावार हुई है, हमें कितनी ये दाल, अब चना जो है हम 10 साल में 8 लाख टन जो है ना वो हमारी ज़रूरत है, 80 लाख बोरी। अब चने की जो इस साल क्रॉप आई है वो हमारे सर्वे के मुताबिक 20 से 25 लाख बोरी भी नहीं है, 20 लाख बोरी हम समझते हैं मिनिमम। अब उसमें 60 लाख बोरी शार्ट है। अब हमने पूरा साल उस पर डिपेंड करना है कि 60 लाख बोरी कहाँ से आई। अब गवर्नमेंट की तो तवज्जो होनी चाहिए कि 60 लाख बोरी मुल्क में आनी चाहिए, हमारी फिर ज़रूरत पूरी होगी। इंपोर्ट की तरफ जाना चाहिए गवर्नमेंट को, हमें फैसिलिटेट इंपोर्टर को करना चाहिए, उस पर टैक्सेस कम करने चाहिए, जो भी इंपोर्टर को सहूलत है वो देनी चाहिए। बजाय सहूलत देने के गवर्नमेंट हमें हमेशा टफ टाइम ही देती है। अभी 1.5% टैक्स हमारा बढ़ा दिया है, इनकम टैक्स अलाना 5% हो गया, पहले 3.5% था ड्यूटी प्लस करके। इंडिया की गवर्नमेंट में दालों पे कोई टैक्स ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं इंडिया में, कोई टैक्स नहीं। वो तो टैक्स फ्री किया होगा। एक्सपोर्टर्स है ना नहीं दालों के, नहीं इंपोर्ट भी करते हैं, दाल माश वो इंपोर्ट करते हैं, और जो उनको जरूरत है वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ही पहले 5% हमारे से ले लेती। 5% से मतलब क्या है? अब 200 रुपया दाल चना है, 400 रुपया जो है वो माश दाल है। माश दाल पे 5% से मतलब क्या है कि तकरीबन वो 20 रुपए किलो तो टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने, 20 रुपए केजी। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इंपोर्टर को फैसिलिटेट करे, टैक्सेस ख़त्म करे, ताकि जितनी दाल आए उस पर अखराजात हमारे कम हों, उतनी ही हमारी कास्ट कम होगी, तो हमारे जो नीचे अवाम को दालें सस्ती उतनी मिलेगी, फिर उनको इतनी मिलेगी। गवर्नमेंट क्या करती है? सारा साल सोई रहती है, रमज़ान शरीफ आता है तो हमारे पीछे पड़ जाती है, जिसको कम करें, इसको ये रेट कम करें, दालें मुहैया करें। हम कैसे करें? हमने तो ताजर ने हमेशा उस वक्त देखना है कि उस वक्त इंपोर्ट करनी है कि उसने देखना है कि वहाँ पे रेट कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो फिर मंगवानी है, जाहिर बात। बिजनेसमैन ने कभी भी ये नहीं करना यहाँ रेट कम हो वहाँ ज़्यादा हो तो बिजनेसमैन मंगा ले, उसने नुकसान कर ले कि नहीं, तो नहीं करना। बिल्कुल, उसने तो अपना सोचना है। गवर्नमेंट ने अवाम का सोचना होता है। गवर्नमेंट को चाहिए पैदावार आई है, उसको उसके पास फिगर होने चाहिए कि इतने माल शार्ट है, इंपोर्ट करे। जैसे गंदम इंपोर्ट करती है, अगर चले इंपोर्ट ही नहीं करनी गवर्नमेंट ने, लेकिन हमें तो फैसिलिटेट करे, उसमें हमें टैक्सेस वेव करे। दूसरा, हमारे उस पोर्ट पे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वो हमें इतना तंग करता है, हर कंसाइनमेंट की जो है ना वो उसमें डाल देता है, एग्जामिनेशन में डाल देता है। तो उस पर हमें तकरीबन 2 रुपये 3 रुपये किलो वो मेडिसिन का लगा देते हैं, जो कि उसका बिल्कुल राइट नहीं बनता, क्योंकि हमारा माल है, अगर उसमें कोई मसला मसाइल है, हम उस करोड़ों का माल हम खुद हिफाजत करते हैं। उनका क्या है कि जो मेडिसिन कंपनियों के साथ उनकी सेटिंग है, उनके कमीशन है, वो टोटल इंपोर्ट को एग्जामिनेशन में डाल देते हैं। उसकी जो 3000 रुपये की मेडिसिन लगती है ना एक ट्रक को, 12 टन को, वो वहाँ पे 25,000 रुपये वो एक ट्रक की मेडिसिन को हमसे चार्ज करते हैं। हमारी मजबूरी होती है, हमारे ऊपर डैमर पड़ते हैं, डिटेंशन पड़ते हैं, हम कहते हैं कि यार दो और जान छोड़ो और माल निकलो। हमें कोई गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, बल्कि गवर्नमेंट से हमें मुश्किलात का सामना ही होता है। यानी मोहसिन साहब, इनके कहने का मकसद ये है, उधर से फैसिलिटी नहीं मिली, इनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, बोरियां दे के या कोई ना कोई चीज़ दे के, कि जो पैदावार की कमी है वो पूरी की जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप नहीं समझते कि इनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए, कोई इनके साथ, क्योंकि अब आप इलेक्टेड वाइस चेयरमैन हैं, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मिलें, कोई हल निकालें इस चीज़? सर डेफिनेटली, क्योंकि 16 को जैसे भाई ने बताया हम इलेक्टेड हुए, तो रमज़ान आ गया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा कॉज है वो खिदमत खल्क है,
ना कि खिदमत हल्क जो कि अक्सर यहाँ पे देखा जाता है। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल स्ट्रेटजी बना रहे हैं जी। हम हायर अथॉरिटीज़ को ऑलरेडी भी, जब हम इलेक्टेड नहीं भी थे ना सर, तो भाई माशाल्लाह इनका एक पोर्टफोलियो है, हम भी इनके साथ अटैच रहते हैं, तो हम लोग मिलते रहे हैं लोगों से। हम हायर अथॉरिटीज़ से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से हमारी मीटिंग्स हुई। ये पल्सेस में जो मैंने आपको आगे भी शायद ऑफ एयर बताया कि हम बेसिकली, अब दालें आपने भी इंट्रो में बताया कि एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को, जो अभी एक पॉलिसी हालिया दिनों में डॉलर की कमी की वजह से एक पॉलिसी बनाई डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट को, उसमें प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। उसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट के जो वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाने वाले लोग हैं, उनको ये ही नहीं अभी तक समझ आ रही कि दालें बेसिक नेसेसिटी है कि नहीं। तो अगर बेसिक नेसेसिटी में हम ऐड हो जाए ना सर, आपके लिए मतलब इतने दर्द है ना इंपोर्टर के कि आप सुने तो आप सुनते जाएं। सर, एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुकी है इस टाइम। आप समझें कि दालों में सीडी पे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, वो हमें बैंक फैसिलिटेट नहीं करता, क्योंकि हम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो हमें वो डॉलर नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें गैर ज़रूरी डैमरेज डिटेंशंस पड़ते हैं। अब उसका हल क्या है कि अब हम एलसी पे इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेटली हमारा एक पोर्टफोलियो है, लोग हम पे एतमाद करते हैं, हमें सीएडी पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, माल मिलता है कि माल इधर आया, पोर्ट पे लगा, हमने बैंक से सीएडी पे डॉक्यूमेंट्स रिटायर करा लिए। लेकिन क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं हो रहे, तो वो एक्सपोर्टर भी डिस्करेज है बाहर से, और हम भी नहीं चाहते कि हम सीएडी पे माल लें। तो अब एलसी पे माल खरीदना है सर, उसके लिए सर अब एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुकी है। वो ब्लैक मार्केट क्या है कि जो लोग इधर से एक्सपोर्ट करते हैं चावल वगैरह, उनको हम $25 $30 पर मेट्रिक टन कमीशन दे रहे हैं। अच्छा, वो 25 इस पे डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मोहसिन साहब मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। आप जो बता रहे थे मीडियोकर होता है जिसको $25 आप कमीशन देते हैं, वो पूरी डिटेल ज़रा बताएं ताकि गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदा अगर सुन रहा है तो उसे ज़रा पता चल सके। सर, हमारी मीटिंग्स भी हुई गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, उनको भी हमने बताया कि ये बताने पे भी सर, वो आपको जो हमारे हालात हैं सब, आप तो मीडिया पर्सन है, आपको पता ही है। हमने सर ये ना, क्योंकि डॉलर अनअवेलेबल है और एलसी को भी इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा रहा है। अब ये जैसे भाई ने भी जिक्र किया कि हमारी अब जो इस वक्त क्रॉप आई है काले चने की, 8 लाख टन में हमारी 2 लाख टन हम समझते हैं कि हमारी लोकल क्रॉप हुई है, तो 6 लाख टन हमने इंपोर्ट करनी। तो अब वेसल्स में काम हो रहा है, कंटेनर्स में। ट्रेडिशनली हम कंटेनर्स में माल मंगाते थे, अब वेसल्स में आ रहा है, तो वेसल्स की एलसीज हम नहीं खोल पाते। तो उसके लिए फिर राइस एक्सपोर्टर या दीगर एक्सपोर्टर्स को हम राब्ता करके उनसे हम एलसीज खुलवाते हैं फॉर द इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। अब उनको फिर हम $25 $20 $30 पर टन, पर मेट्रिक टन कमीशन देते हैं। तो जाहिर बात है ये जो भी हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी उसमें, ये कंज्यूमर पे जाएगी। तो क्योंकि पॉलिसी का फुकदान तो तब हो जब पॉलिसी हो। मैं तो कहता हूं कि पॉलिसी ही नहीं है। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वो एक जो 40 साल मुल्क के बनने के बाद तक एक्सपोर्टर थी, वो इंपोर्टर हो गई। अब इंपोर्ट भी वो करने में मुश्किलात का शिकार है, तनज़्ज़ुली में जा रही है, फिर भी गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट का अच्छा, पता नहीं है। मोहसिन साहब, अगर कंपेयर किया जाए तो सब इन दोनों चीज़ों को, कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके डेलीगेशंस क्योंकि बाहर भी जाते हैं, तो क्या सूरत हाल होती है जब दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं, वहाँ पे किसानों के साथ आपको मिलवाया जाता है, क्या तरीकाकार होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है? जी, हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं और यूएसए गए हैं। यकीन करें कि उनकी पॉलिसियाँ और उनका अपने मुल्क के लिए काम करके देख के ना हमें हैरान होते हैं कि यार ये कितना हमसे 100 साल आ गए हैं कि वो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो यहाँ से डेलीगेशन लेके जाते हैं, अपनी सर्वे कराते हैं अपनी क्रॉप का, और अब उनके जो भी वहाँ पे एक्सपोर्टर हैं उनके प्लांट विजिट करवाते हैं, उनसे हमारी मीटिंग करवाते हैं कि ताकि वो उनकी ना एक्सपोर्ट बढ़े। तो वो हमारे यानी डेलीगेशन के ऊपर वो टोटल एक्सपेंस उनका होता है अमेरिका वालों का। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो गवर्नमेंट बिल्कुल
सोई हुई है, ध्यान ही नहीं है किसी भी किसी अदारे का भी। और लेकिन जो है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रही है। तो हम इंपोर्टर है, इंपोर्ट भी हम अब सही तरीके से नहीं कर पा रहे कि हमारी गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि अमेरिकन को देखा जाए ये काला चना और ऐसी चीजें वो बहुत कम यूज करते हैं। नहीं, काला चना सर वहाँ से नहीं आता, वहाँ से वाइट चना आता है और मसूर आता है, ठीक है, और लोबिया वगैरह आता है। तो कहने का मकसद है कि चले वो अजनास तो है ना, काला वाइट चना जो है बड़ी तादाद में जो है वो खाया जाता है पाकिस्तान में, मसूर बड़ी तादाद में खाया जाता है। तो इनके पास, हमारी गवर्नमेंट के पास तो सर ये डाटा नहीं है कि हमारे मुल्क में कितना माल आया है साल का या पर मंथ का और कितना हमें चाहिए, कोई डाटा है ही नहीं इनके पास। हालांकि अगर कोई चीज़ इंपोर्ट होती है वो कितनी क्वांटिटी में आई है ये तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं सारी चीज़ें, तो किस तरह से इनके पास डाटा मौजूद नहीं है इस तरह से? सर इनको जो इनका डिपार्टमेंट ना फूड सिक्योरिटी, इनका डिपार्टमेंट, हमारी उनसे मीटिंग होती रहती है। हम उनको कहते हैं कि आप कम से कम को डाटा सिस्टम तो बनाएं ताकि हमें ये पता हो कि हमारे मुल्क में कितना माल आ रहा है और कितनी हमारी जो इंपोर्ट परमिट है वो इशू हुए हैं। पहले तो हमें फर्स्ट स्टेज पे हमें इंपोर्ट परमिट जो इशू होता है ना उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्लांट प्रोडक्शन ने इतनी काले चने के या वाइट चने के इतने इंपोर्ट परमिट जो है ना वो इशू कर दिए। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि इंपोर्ट परमिट की हमें क्वांटिटी का पता लग जाता है, तादाद का पता लग जाता है, इस आइटम में इतने इंपोर्ट परमिट इशू हो गए हैं यानी इंपोर्ट होगी। उसमें हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि हमें और ज़रूरत है या नहीं है। एक तो हमारा ज़र मुबादले का भी इशू बचत हो सकती है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो वो हम उसको उस आइटम को नहीं करवाएंगे। बिल्कुल। अगर कम हो रही है, हमें आइडिया हो जाएगा तो हम उस आइटम को मंगवाएंगे ताकि जो मुल्क में किल्लत ना पैदा हो। वो कहते हैं जी हम ये डाटा सिस्टम नहीं बना के दे सकते आपको। मैंने कहा क्यों नहीं बना के दे सकते? डॉक्टर वसीम है प्लांट पर फूड सिक्योरिटी में, तो कहते हैं जी अगर हम डाटा सिस्टम बना के दें ना आपको, तो अगर आपको पता लग जाए कि ये चीज़ इतनी आ रही है तो आप दोबारा उसको और मंगवाएंगे नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है कि अगर हमें पता लग जाए कि हमें ज़रूरत है 1 लाख बोरी की, हम 2 लाख क्यों मंगवाएं? हम 2 लाख बोरी क्यों मंगवाएं? तो हमारा डॉलर बाहर जाएगा, ये नुकसान नहीं है। अगर हमें पता लग जाए कि यार ये 50,000 बोरी के परमिट इशू हैं, हमें 1 लाख चाहिए, 50,000 की हमें ज़रूरत है, तो हम उसको मंगवाएंगे कि यार अभी 50,000 की और गुंजाइश हम मंगवा सकते हैं। तो ये हमारी किल्लत को भी पूरा करने में मदद देती है। तो ये डाटा सिस्टम तो आजकल पूरी दुनिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें पता लग जाता है कि इस मंथ में, हर मंथ के एंड पे हमें पता लग जाता है कि इतना एक्सपोर्ट हो चुका है पूरी ऑस्ट्रेलिया से पूरी दुनिया में। तो वो डिपार्टमेंट वाला कहते हैं नहीं जी ये हम नहीं बना के दे सकते, अगर हम डाटा सिस्टम दे देना तो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं कहा यार ये एक लॉजिक समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं करेंगे। अगर हमें पता लग जाए कि हमें इंपोर्ट हमारी कम हो रही है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम उसको फ़ौरन इंपोर्ट करेंगे। अगर हमें पता लग जाए कि इंपोर्ट हमारी IP ज़्यादा इशूज़ हो गई हैं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं मंगाएंगे। ये हमारा इसमें फ़ायदा है, डॉलर का भी फ़ायदा है। और जब ओवर इंपोर्ट होती है, ओवर इंपोर्ट से जो है फिर हमारे डॉलर भी बढ़ जाता है और हमारे जिम्मेदार को भी नुकसान होता है, इंपोर्टर को भी नुकसान होता है क्योंकि रेट एकदम से नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तर स्ट्रेटजीज को असर नो तामीर करने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, और अगर ये कर ली जाए तो बहुत